Welcome to all. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 4, lecture 18, and the topic which will be covered today, the name is Meaning and Structure of Money Market in India, Part 3rd. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इसका मतलब मनी मार्केट में हम किन उपकरणों का प्रयोग करके शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मनी मार्केट इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट। इसकी सबसे पहले बात अमेरिका में हुई और अमेरिका में सबसे ज़्यादा चलन में है ये। प्रॉमिस नोट एक तरीके का एक वचन पत्र होता है जो डेप्टर के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब इसमें उस व्यक्ति के द्वारा वचन दिया जाता है जो ऋण लेता है। ये ऋण देने वाले को एक वचन देता है कि किसी भी फ्यूचर डेट में वो एक मैच्योरिटी अमाउंट के साथ, एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ वो मैच्योरिटी अमाउंट को जो ऋण लेने देने वाला है, जो लैंडर है, उसको वो उसका भुगतान करेगा। बट आजकल दो तरह के प्रॉमिसरी नोट प्रचलन में हैं, जैसे एक संस्था के द्वारा दिया गया या एक व्यक्तिगत आदमी के द्वारा दिया गया। वैसे आजकल बैंकिंग सिस्टम में, मनी मार्केट में स्कैम के ज़्यादा केस आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर प्रॉमिस नोट, अगर वचन पत्र किसी व्यक्तिगत आदमी के द्वारा दिया जाता है तो वो ऑफन आजकल स्कैम का हिस्सा है। इसलिए आजकल प्रॉमिस नोट जो प्रचलन में है, जिसका प्रयोग हो रहा है, वो किसी एक रेपुटेड और क्रेडिटेबल और इफ़िशिएंट संस्था के द्वारा ही मान्य होता है। वैसे प्रॉमिस नोट की विशेषताओं में ये देखा जाता है कि यह जो ऋणी के द्वारा दिया जाता है तो इट्स अ क्रेडिटेड एंड साइंड बाय द बैंक, जिसका उस ऋणी का उस बैंक में अकाउंट होता है। जब वो बैंक अपने ऋणी के उस खाते को जस्टिफाई एंड वेरीफाइड कर देता है तब ये जो वचन पत्र है ये मान्य होता है और इसे आगे जो है ये भुगतान के लिए आगे पेश किया जाता है। और साथ ही साथ प्रॉमिसरी नोट को हम मॉर्गेज रख के हम किसी भी बैंक से इसे हम लोन के रूप में इसे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसे प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इसका चलन बहुत ही कम है, लेकिन अमेरिका में इसका चलन आज भी बहुत लोकप्रिय है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्रॉमिस नोट के द्वारा शॉर्ट रन फंड कलेक्शन करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस और प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से चला सकें। अगर हम आगे बढ़ें तो जो दूसरा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल मार्केट। Bill market is specialized in a sale and the purchase of different type of short term paper or bill. बिल मार्केट सेल और परचेज है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल गुड्स के लिए जो शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट या शॉर्ट रन कैपिटल कलेक्शन के लिए काम करता है। इसे हम बिल मार्केट कहते हैं। वैसे भारत में बिल मार्केट का जो हिस्सा है, जो बिल मार्केट का प्रकार है, वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत चलन में और बहुत ही संगठित रूप से नहीं पाया जाता। फिर भी अगर हम बिल मार्केट को समझना चाहें तो हम इसे दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहले प्रकार के बिल मार्केट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और दूसरे प्रकार के बिल मार्केट को हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टी बिल भी कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आर कमर्शियल बिल। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द ड्रॉयर or seller requiring the drawee buyer to pay on demand or at a fixed future data defined sum of money. After the bill have been drawn by the seller, it is accepted by the buyer. Once the buyer put his acceptance on the bill, it become a legal document. Such bill of exchange are discount and the rediscounted by commercial bank for lending credit to the bill broker आर फॉर बारोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। मतलब ये है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक तरीके का प्रॉमिस नोट का ही एक प्रकार है। बस प्रॉमिस नोट से इसमें जो अंतर है वो ये है कि ये डेप्टर के द्वारा न देके ये लेंडर के द्वारा दिया गया एक वचन है। ये लेंडर के द्वारा दिया गया एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें वो किसी भी मैच्योर तिथि पर अनकंडीशनल रूप से पैसे को, शॉर्ट रन कैपिटल फंड को, कलेक्शन को वो ऋणी को देता है और ऋणी को उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर एक बार बायर
इसको एक्सेप्ट कर लेता है और सेलर द्वारा ये वेरीफाइड हो जाता है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे बाद में डिस्काउंट और रीडिस्काउंट के लिए भी कमर्शियल बैंक द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कमर्शियल बिल के बाद जो बिल मार्केट का जो दूसरा सबसे और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है ट्रेजरी बिल। दरअसल ट्रेजरी बिल सबसे पहले लंदन में प्रचलन में आया, बाद में फिर यूएस से होता हुआ ये पूरे विश्व के करीब करीब अधिकतर देशों में यह टी बिल बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही चलन में है और यह गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्ट रन क्रेडिट फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीय बैंक के द्वारा किसी भी देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, बाजार में या कमर्शियल बैंक को ट्रेजरी बिल के माध्यम से एक बॉन्ड प्रोवाइड करती है जिसमें एक फ्यूचर डेट पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट या मैच्योरिटी अमाउंट का उल्लेख होता है, जिसे सेंट्रल बैंक या तो वॉलंटरी स्टाइल में या तो मैंडेटरी स्टाइल में इसे सेल करती है, या तो वो बैंकों पर इसका एक बंधन कर दे कि आपको ये ट्रेजरी बिल खरीदना ही है, या तो वो वॉलंटरी हिसाब से ट्रेजरी बिल दे सकती है। ये मार्केट में बहुत ही चलन में है और ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड को जुटाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्यों? क्योंकि विकास के गति को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी देश की सरकार को फंड की आवश्यकता होती है और जो ये फंड की आवश्यकता है ये दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड इज़ अ शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट को शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और उस समय गवर्नमेंट जब बाज़ार से पैसा इकट्ठा करती है तो ट्रेजरी बिल एक बहुत अच्छे और सिग्निफिकेंस उपकरण के रूप में आता है। चूँकि सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, इस पर सरकार की मुहर होती है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरीफाइड और क्रेडिबल और इफ़िशिएंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट टू पे द मैच्योरिटी अमाउंट विथ अ सॉलिड और द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए ट्रेजरी बिल प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। भारत में 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल इस समय चलन में हैं, 91 दिन के, 182 दिन के और 364 दिन के। जनरली पहले ट्रेजरी बिल 3 महीनों के होते थे, लेकिन बाद में इनकी विभिन्न किस्में डिफरेंट देशों के मनी मार्केट में देखी जाती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का वो है कॉल मनी और द नोटिस मनी। कॉल मनी मार्केट डील विद द वेरी शॉर्ट पीरियड और द कॉल लोन्स। Bill brokers and the dealers in a stock exchange generally borrow money at a call from the commercial banks. These loans are granted for a very short period, not exceeding 7 days in any sense. The borrowers have to repay the loans immediately whenever the bank call from bank. No collateral security are required against this loan. कहने का मतलब ये है कि कॉल मनी या नोटिस मनी ये किसी भी संस्था या व्यक्ति के लिए बहुत ही अल्पकालीन अवधि के लिए ये उपकरण है। जैसे मान लिया कि ये सबसे ज़्यादा चलन में बॉन्ड बाज़ार में या इक्विटी बाज़ार में देखा जाता है। वहाँ पर जो पट्टे होते हैं, जो दलाल गृह होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स हाउसेज होती हैं, उन्हें 1 दिन के लिए या 7 दिन के लिए ये बैंक उपलब्ध कराती हैं बहुत ही छोटी रकम या बड़ी रकम। इसमें अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, द मैच्योरिटी पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही अल्पकालीन अवधि के लिए दिया जाता है और यह मांगने पर ही दिया जाता है, इसलिए इसका नाम कॉल मनी है। भारत में भी ये काफ़ी चलन में है, लेकिन जनरली ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए फ़ंड को अवेलेबल करता है। भारत में ये 1 दिन या 7 दिन के रूप में या 14 दिन के रूप में बहुत ही फेमस है। कॉल मनी और नोटिस मनी के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ इंटरबैंक टर्म मार्केट। द इंटरबैंक टर्म मार्केट इज अ ग्लोबल नेटवर्क वेयर बैंक्स ट्रेड करेंसीज अदर असेट्स आर अ लोन टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बैंकों को आपस में भी निधियों की ज़रूरत होती है। समटाइम्स बैंक आर नीड टू फंड टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, एक्सपेंड आवर एक्टिविटी आर सम अदर पर्पजेज। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैंकों की बात कर रहे हैं, इसमें सहकारी संघ भी सम्मिलित होते हैं। तो बैंक बाज़ार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी अन्य लोगों से अगर लोन न ले या किसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स को बाई और सेल न करके आपस में ही बैंकों के बीच में यदि लोन का आदान प्रदान हो, ट्रेड बैंक में ही बायर हो और बैंक ही उसके सेलर हों
और बैंकों के बीच में ही यदि निधियों का आदान प्रदान हो ऋणों के रूप में, तो उसे हम इंटर बैंक टर्म मार्केट कहते हैं। ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला, करेंसी ट्रेडिंग। इसमें बैंक करेंसियों की ट्रेडिंग करते हैं, आपस में करेंसियों की ट्रेडिंग करते हैं। जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में होता है, जिसमें एक बैंक किसी दूसरे देश के बैंक से उनके करेंसियों के रूप में ट्रेड कर सकता है, और ये निर्भर करता है कि व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसा है? यदि किसी भी देश की बैंक को अगर ये लगता है कि किसी दूसरे देश की बैंक की करेंसी की मांग बढ़ने वाली है, तो वो उस देश के बैंक से करेंसी का ट्रेड शुरू कर देगी। ये निर्भर करता है कि बैंकों को किस तरीके से मार्केट डिमांड को पूरा करना होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंटर बैंक टर्म मार्केट का उपकरण है, वो है लोन ट्रेडिंग। बैंक्स कैन lend and borrow money to each other for a set term, usually overnight or 1 week or less. The interest rate changed on these loan is called the interbank rate. बैंकों को कभी कभी बहुत ही छोटी ज़रूरतों के लिए निधियों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लिया कि अचानक किसी बिजनेसमैन या किसी कारपोरेट सेक्टर या किसी बड़ी कंपनियों को किसी फंड की ज़रूरत है, और उसका किसी बैंक एक्स में अकाउंट है और उसे अचानक से इतनी पैसों की ज़रूरत है कि बैंक के पास वो पैसा नहीं है। देन द बैंक गो टू द अनदर बैंक एंड जस्ट डिमांडेड सम मनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल द लाइबिलिटीज़। और ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए होता है। भारत में ये 1 दिन, 7 दिन या 14 दिन के चलन में है। तीसरा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। बैंक्स यूज द इंटरबैंक मार्केट टू मैनेज देयर इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट रिस्क। दे कैन ऑल्सो टेक स्पेकुलेटिव पोजीशन बेस्ड ऑन रिसर्च। जैसा कि कल के वीडियो में हमने ये कहा कि व्यक्ति पैसे की मांग 3 वजहों से करता है, या तो ट्रांजैक्शन मोटिव पे वो पैसे की डिमांड करता है, या वो प्रिकॉशनरी मोटिव पे डिमांड करता है मनी की, एंड द थर्ड इज़ द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। माने पैसे की मांग बाजार के गतिविधियों को ध्यान में रख के टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिमांड फॉर मनी, द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द इक्विटी, द ट्रेंड एंड द पैटर्न ऑफ द शेयर मार्केट। इससे बैंक जो है एक प्रस्पेक्टिव ट्रेंड करती हैं, एक प्रस्पेक्टिव एस्टिमेट करती हैं, और भविष्य में अपने प्रॉफिट मैनेजमेंट सिस्टम में वो एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट को, रिस्क को कम करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी आपस में कभी कभी इंटर बैंक ट्रेड करती हैं पैसों का, निधियों का। तो उसे हम रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ अगर हम चलें तो उसका नाम है कोलेट्रल लोन मार्केट। कोलेट्रल लोन मार्केट एक तरीके से एक ऐसा बाजार है जिसमें कोई भी बैंक किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्ति को जब लोन देती है तो वो उससे एक कोलेट्रल, एक मॉर्गेज के रूप में रख के देती है। जनरली चलन में कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी संघ को इफ़ द नीड द मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज आर द अदर्स, they go to the bank and just call for the loan, then the bank is firstly asked what is the collateral, आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कोलेट्रल के लोन नहीं देती। क्यों? क्योंकि क्रेडिट इज द जस्ट अ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोलेट्रल गुड्स। तो ये वही है कोलेट्रल लोन मार्केट, जिसमें स्टॉक या बॉन्ड ये कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम करते हैं, और इसे जो बारोवर होता है वह जब पे करता है, जब मैच्योरिटी अमाउंट किसी भी फिक्स डेट में या फ्लेक्सिबल डेट में जब ये अपने लोन को उस बैंक को रीपे कर देता है, तो जो कोलेट्रल बैंक के पास रखा गया है बैंक उसे लौटा देती है। इन द केस ऑफ द बारोवर द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंडर, अगर वो नहीं लौटाता, अगर वो नहीं चुका पाता, तो जो बारोवर का जो कोलेट्रल है वो सेलर का हो जाता है, और सेलर उसे ऑक्शन के थ्रू या किसी भी अन्य तरीक़ों से भुना के डिस्काउंट करके अपने लॉस और अपने प्रिंसिपल अमाउंट की कंपनसेशन कर लेता है। कोलेट्रल लोन आर मोस्टली ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द प्राइवेट पार्टीज इन द मार्केट आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ। यह किसी भी अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन जनरली 30 दिन से लेके 12 महीनों के बीच के चलन में कोलेट्रल लोन मार्केट सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अगले अगर इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलें तो हम उसे एक्सेप्टेंस मार्केट कह सकते हैं। एक्सेप्टेंस मार्केट एक तरीके से
बैंक का एक स्वीकृत प्रारूप हो सकता है। एक्सेप्टेंस मार्केट इज अ मार्केट ऑफ अ बैंकर्स एक्सेप्टेंस। इसका मतलब इसमें बैंकर्स की भूमिका, इसमें कमर्शियल बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। द बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ ड्राफ्ट ड्रॉन बाय अ बिजनेस फर्म upon a bank and accepted by it, whereby the bank is required to pay to order the specific party or to the bearer a specific sum of money at a specific future date। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी बिजनेस पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल आदमी को अगर किसी भी जगह, किसी विशेष समय में या किसी विशेष तिथि या किसी भी विशेष पर्पज के लिए यदि पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो बैंकर से एक बैंकर्स एक्सेप्टेंस लेटर ले लेता है अपने खाते में रखे हुए रकम के परिप्रेक्ष्य में, जो बैंक ये प्रॉमिस करता है कि जहाँ भी इसे दिया जाएगा वहाँ जो इसमें अमाउंट लिखा है उसे वो प्रॉमिस टू पे करेगी। ये एक तरीके से ड्राफ्ट या चेक जैसा होता है, लेकिन इसे हम ड्राफ्ट कह सकते हैं, चेक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चेक जिसके नाम से होता है सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इट्स नॉट अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ड्राफ्ट इज़ अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। हम इसके द्वारा इसे डिस्काउंट कर सकते हैं या इसे हम कोलेटरल रख के हम लोन भी ले सकते हैं। इट्स एक्सचेंजेबल। और उसके बाद एक्सेप्टेंस मार्केट के बाद जो दो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे मनी मार्केट अपना वर्किंग फंक्शन करती है, उसमें पहला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीडीज भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ द सेविंग अकाउंट ऑफर्ड बाय द बैंक और द क्रेडिट यूनियन। इट्स पे फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ सेट ऑफ पीरियड। हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देती है जिसे एक मैच्योरिटी डेट में एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन एक्सपेक्टेड अमाउंट में हमें वो प्राप्त हो जाता है। जैसे इसे हम एफडी के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे जब हम बैंकों में जाते हैं, अगर हमारे पास कोई सरप्लस फंड है या भविष्य के किसी भी खर्चे के लिए या किसी भी आकस्मिक सेवाओं के लिए या अपने पास पड़े हुए फंड को बैंकों में निवेश करने के लिए हम जब जाते हैं, तो हम दो तरीके से अपने पैसे को बैंक में जमा कर सकते हैं। पहला, या तो हम उसे सेविंग अकाउंट में रख लें, दूसरा या तो उसे हम टाइम डिपॉजिट कर दें। द टाइम डिपॉजिट जब हम करते हैं तो बैंक की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि द पर्टिकुलर बायर इज डिपॉजिटेड द सम ऑफ मनी एंड दिस मनी इज मैच्योर्ड एंड सम ऑफ डेट एंड द बैंक इज प्रॉमिस टू पे द मैच्योरिटी अमाउंट ऑन द पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहते हैं। कमर्शियल पेपर, commercial paper is an unsecured form of the promissory note that pays a fixed rate of interest. It is typically issued by large banks or the corporations to cover short-run receivables and the meet short-term financial obligations such as funding for a new project. कहने का मतलब है कि कमर्शियल पेपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, लेकिन इसमें बैंकों की भूमिका कम होती है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे उद्योग घराने होते हैं जिन्हें शॉर्ट रन लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बैंकों से लोन लेना नहीं चाहते। क्यों? हो सकता हो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को वो रीपे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो लोन होगा उससे जो प्रोडक्टिविटी क्रिएट होगी, वो उसकी जो कॉस्ट होगी, उसकी जो प्रॉफिट होगी वो उतनी नहीं होगी कि उससे वो लोन को रीपे कर सके, या किसी भी अन्य वजहों से। तो ऐसे वजहों से बचने के लिए कभी कभी भारत या किसी भी विश्व के जो कारपोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो मार्केट से लोन लेते हैं। मार्केट का मतलब हाउस होल्ड से लोन लेते हैं बियॉन्ड द बैंक। वो एक तरीके से एक प्रॉमिस नोट, एक वचन पत्र, एक बॉन्ड इशू करते हैं जिसमें वो पैसे निवेश करने पर एक फिक्स्ड डेट में या एक फ्लेक्सिबल डेट में एक सर्टेन अमाउंट की मैच्योरिटी प्रॉमिस करते हैं जो इफ़िशियंट होता है और इसे लोग खरीदते हैं। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द कमर्शियल पेपर। लेकिन कमर्शियल पेपर के साथ एक जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये है कि कमर्शियल पेपर उन्हीं संस्थाओं के या उन्हीं उद्योगों के स्वीकार किए जाते हैं जिनकी साख बाज़ार में होती है। यदि कोई ऐसा इंडस्ट्री जिसकी बाज़ार में कोई साख नहीं है, देयर इज़ नो एनी सच इफ़िशियंट एंड द क्रेडिबिलिटी इन अ मार्केट, तो अगर वो कमर्शियल पेपर इशू करती है तो वो उतना शॉर्ट टर्म फंड जुटा नहीं सकती है जितनी कि उसी स्केल में या उसी रेवेन्यू या उसी
फर्म उसी स्केल ऑफ इंडस्ट्री में अगर कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, अगर वो कमर्शियल पेपर अगर इशू करती है तो वो ज़्यादा फंड जुटा लेती है। ये किसी भी देश के बिजनेस स्टाइल, बिजनेस एक्टिविटी को पूरा करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कॉरपोरेट होते हैं, उनको दो तरीके के लोन की आवश्यकता होती है। पहला लॉन्ग रन लोन एंड दूसरा शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग रन लोन तो वो बैंकों से ही लेते हैं, लेकिन शॉर्ट रन लोन के लिए वो कमर्शियल पेपर पे डिपेंड हो सकते हैं। इसीलिए कमर्शियल पेपर विश्व के लगभग सभी देशों में करीब करीब सारे उद्योग घराने, जो बड़े उद्योग घराने होते हैं, वो कमर्शियल पेपर के थ्रू कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए कमर्शियल पेपर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उनको हमने डिस्कस किया। अब आगे के बातों में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। किसी भी मनी मार्केट की इम्पॉर्टेंस क्या है? क्यों? क्योंकि मनी मार्केट को हमने समझा कि मनी मार्केट इज जस्ट अ शॉर्ट रन मार्केट वेयर ट्रेड द buyer and the between buyer and seller for the short term requirement of fund which is actual converted into the quick money। मुद्रा में तुरंत बदलने जाने वाले प्रपत्रों का ट्रेडिंग होता है मनी मार्केट में और अवधि इसकी शॉर्ट रन होती है। फंक्शनल डिवाइडेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के हम मार्केट देखते हैं, जिसमें हम पहले मनी मार्केट है और दूसरा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट किसी भी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। दिस इज अ सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ अ डेवलपमेंट रूट ऑफ एनी नेशन। कोई भी देश हो, चाहे वो विकसित हो चाहे वो अविकसित हो, उस देश की विकास की धारा को बनाए रखने के लिए उस देश की मनी मार्केट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो मनी मार्केट है वो इंडिविजुअल्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, माने उस पूरे देश के जो हाउस होल्ड्स हैं और जो फर्म हैं, उन दोनों को लोन दिलाने का काम करती है, उनसे डिपॉजिट लेने का काम करती है, फाइनेंशियल सर्विस को एक स्मूथनिंग और एक स्ट्रेंथनिंग देने का प्रयास करते हैं, उनको मजबूती और इफ़िशिएंट वे में उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। तो अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मनी मार्केट। द फर्स्ट, इट हेल्प्स टू बी स्ट्रेंथन द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शॉर्ट रन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन अ मार्केट। तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस और सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मनी मार्केट का, वो ये है कि यह जो शॉर्ट रन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जो शॉर्ट रन मॉनेटरी फंड है या जो शॉर्ट रन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है, ये इसके डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मांग और पूर्ति की चीज़ों को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो फंड की जो डिमांड होती है और ये इसकी सप्लाई होती है, डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सप्लाई इज फॉरवर्ड स्लोपिंग। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है कि जब हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड करते हैं तो इट्स अ प्राइस डिसाइडेड, द कॉस्ट डिसाइडेड इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट और उसकी पूर्ति भी उसी रूप में होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। जैसे मान लिया यदि किसी भी देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, जब किसी भी देश में ब्याज की दर अगर बहुत ऊंची है तो उस देश में लोगों के बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, दे हैव द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इन अ फ्यूचर। वो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देंगे, वो उस विशेष अवधि में अपने उपभोग को टाल देंगे और उस पैसे को उस बैंक में या उस मार्केट में एक लोन के रूप में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दे एक्सपेक्टेड द हायर रिटर्न। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे सप्लाई ऑफ फंड बढ़ती जाती है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ लोनिंग वो भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करने लगते हैं। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट बट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोड्यूस द सेविंग। तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी जगह पे बैलेंस्ड होना चाहिए जो बिजनेसमैन और सेवर दोनों के बार्गेनिंग को पूरा कर सके, दोनों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। तो ये दोनों जहाँ पर आके इंटरसेप्ट करते हैं, मान लिया कि दिस इज अ पॉइंट ई, तो ई बिंदु पर हम ये मानेंगे कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर एंड द फंड रिक्वायरमेंट इज ओ पी।
द फंड रिक्वायरमेंट इज OP। तो यहाँ पर द सेविंग, द सप्लाई ऑफ फंड एंड द डिमांड ऑफ फंड इज इक्वल, इज OP, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज OE। तो ये मनी मार्केट का पहला इंपॉर्टेंस है कि ये इस बैलेंस्ड को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन अगर मान लिया किसी भी समय इस बैलेंस्ड में कोई फ्लैक्चुएशन आ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में सेविंग, सप्लाई ऑफ फंड बढ़ जाएगी बट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो मार्केट प्रेशर है, जो मॉनेटरी प्रेशर है, वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होने लगेगा और ये फिर OR पर आके, E बिंदु पर आके स्थिर हो जाएगा। बट अगर किसी भी समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में द सप्लाई ऑफ सेविंग कम हो जाएगी एंड द डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट प्रेशर से ऊपर जाएगा और फिर से ये E पॉइंट पर आके स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब एक स्ट्रांग मनी मार्केट का इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो स्टेबल होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंस है मनी मार्केट का, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि इट्स हेल्प्स टू बिजनेस ग्रो विच कैन पॉजिटिवली अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये बार बार समझ पा रहे हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रॉम द 1776 जब से इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, तब से लेके आज तक हमने ये समझा है द रोस्टो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या हम किसी भी ग्रोथ थ्योरी या डेवलपमेंट थ्योरी को अगर हम पढ़ें तो हम ये पाते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए एक ऑटोनॉमस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी, बिकॉज देयर इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी इज गवर्न व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। तो ऐसी स्थिति में मनी मार्केट ही ये काम करता है कि ये शॉर्ट रन एक क्रेडिट फंड रिक्वायरमेंट जनरेट करता है जिससे बिजनेस ग्रो होता है। तो दिस इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंस। थर्ड इम्पॉर्टेंस इज असिस्ट विद द इवेल्युएशन ऑफ द सर्टेन मॉनेटरी पॉलिसी। हम आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबल रखने के लिए द गवर्नमेंट हैव द टू पॉलिसीज। फर्स्ट इज अ फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट मॉनेटरी वेरिएबल्स को कंट्रोल करती है जो मनी मार्केट का हिस्सा होती है और देश के विकास में ये सहायक होती हैं। आगे हम ये भी समझ सकते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन अ कंट्री। जब किसी भी देश में हमारा मनी मार्केट स्ट्रांग होगा, डेवलप्ड होगा, तो उस देश के इन्वेस्टर, बिजनेसमैन उस फंड का प्रयोग करेंगे जिससे उस देश की इंडस्ट्री और उस देश का ट्रेड इन ओपन मार्केट बढ़ता रहेगा। द मनी मार्केट प्रोवाइड्स फाइनेंसेस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर मनी मार्केट है तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द बिजनेस हाउसेस, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द बैंक्स एज वेल, तो ये मनी मार्केट अगर स्ट्रांग है तो उन्हें फंड प्रोवाइड हो सकता है। शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट इन अ मनी मार्केट कैन पॉजिटिव इफेक्ट on a long run interest rate of the capital market and can mobilize resources for a capital market। short run जो capital market है, जो short run interest rate है money market का, ये capital market के साथ भी equilibrium करता है जिससे देश में fund requirement बनी रहती है और stability और economic development होता रहता है। The money market can serve as a guide to enact the new policies as it concerns short term money supply। मनी मार्केट जो है वो नई पॉलिसी को भी गाइड करता है। गवर्नमेंट मनी मार्केट के एक्टिविटी पैटर्न को देख के नई पॉलिसी बना सकती है जिससे इकोनॉमी और प्रॉस्परस होती जाए। मनी मार्केट आल्सो हेल्प द मॉडर्न फाइनेंशियल इकोनॉमी रन स्मूथली। वो देश की फाइनेंशियल एक्टिविटी को आराम से चलाने में मदद भी करता है। यह शॉर्ट रन लोन रिसीव्ड मनी फॉर द सेवर एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट टू द बिजनेसमैन, ये लोगों से बचे हुए पैसे को लेता है और बिजनेसमैन को देता है। It help to the acting functioning of a central bank and the implementation of its policy। चूँकि ये सेंट्रल बैंक इसकी अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है तो ये रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, ये नियमों को पालन करते हैं, सेंट्रल बैंक के बनाए गए पॉलिसीज़ को इनेक्ट करती है और इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती है। इट कैन हेल्प गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी शॉर्ट रन लोन या शॉर्ट रन अगर फंड की ज़रूरत होती है तो मनी मार्केट से ही वो बोरो करते हैं।
It prevents the government from taking out loan that can causes inflation. इन्फ्लेशन को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट मनी मार्केट से फंड के ट्रांसफर से उसे रोकती है. इट हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक. और मनी मार्केट जो है वो कमर्शियल बैंक के एक स्मूथनिंग रनिंग की भी एक आवश्यक इम्पॉर्टेंस के लिए जिम्मेदार है. तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने ये समझा कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट एज वेल एज द इम्पॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मनी मार्केट. Thank you.